नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। रेप केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा हो गई है। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है। शिष्या से रेप के मामले में सजा का ऐलान किया गया है। 2013 के रेप के मामले में सजा का ऐलान किया गया है। तो आसाराम बापू, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उन्हें अब उम्र कैद की सजा हो गई है। 2013 के रेप के मामले में सजा का ऐलान हुआ है और आसाराम बापू अभी भी जेल में ही थे। कई बार वो पैरोल पर बाहर भी आ चुके हैं। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है उम्र कैद की। तो जो आरोप थे वो आरोप सिद्ध होने के बाद जब बाबा दोषी पाए गए तो उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 2013 का रेप केस का ये मामला है और 2013 के रेप केस के मामले में सजा का ऐलान हुआ है। रेप केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा हुई है। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो शिष्या से रेप के मामले में सजा का ऐलान किया गया है और जब जब आसाराम बापू जेल से बाहर आता तो उनके लाखों हजारों फॉलोअर्स उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में उमड़ते थे। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है उन तमाम फॉलोअर्स के लिए कि आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा हो गई है। शिष्या से रेप के मामले में सजा का ऐलान हुआ है। इससे पहले भी कई आरोपों में घिरे हैं आसाराम बापू और इसलिए जेल की हवा खा रहे हैं। अब एक बार फिर से उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। एक महिला ने आश्रम में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोप लगाने वाली महिला तब आसाराम के आश्रम में रह रही थी। मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी। केस में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपी थे। आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया। कोर्ट ने मामले में आसाराम को दोषी माना है। तो आसाराम को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो हमने आपको बताया कि ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, कब केस दर्ज हुआ, कौन कौन इसमें आरोपी बनाए गए और बाकी के 5 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। लेकिन आसाराम बापू को दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा हुई है। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है कि गर्व से कहो हम शुद्र हैं। पोस्टर में डॉक्टर शुद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा मुंबई लिखा है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार देर शाम करहल पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वो सदन में मुख्यमंत्री योगी से पूछेंगे कि वे शुद्र हैं या नहीं हैं। तो ये बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि गर्व से कहो हम शुद्र हैं। डॉक्टर शुद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा मुंबई महाराष्ट्र। और ये पूरा मामला तब से शुरू हुआ है जब से स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के भी मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी दी थी और इस टिप्पणी के बाद एक समाज कहीं ना कहीं उत्तेजित हुआ और रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गई और इसके बाद अब ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और उसमें लिखा गया है गर्व से कहो हम शुद्र हैं। तो अब ये मामला लगातार खिंचता जा रहा है और जिस खाई बढ़ रही है हिंदुओं के बीच में, मुस्लिमों के बीच में, दलितों के बीच में, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो जिम्मेदार हैं, क्या वो ये मानेंगे कि उनकी वजह से ये खाई उत्पन्न हो रही है, उनकी वजह से ये डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं सभी के बीच में। लेकिन अब जिस तरह से बैनर पोस्टर लगने लगे हैं, इस पर जल्द ही कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा लोगों के बीच में खाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने पोस्टर लगा है। सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने अगर ये पोस्टर लगा है तो क्या उनके संज्ञान में ये नहीं होगा? क्या किसी समाजवादी पार्टी के
कार्यकर्ता को, नेता को इसकी जानकारी नहीं होगी, ये भी बड़ा सवाल है। और जिस तरह से अब ये शूद्र वर्सेस हिंदू चल रहा है, ये अपने आप में अब मामला बढ़ता जा रहा है और इसीलिए कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब इसका अंत कहां होगा, कहां ये बात रुकेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बयान को लेकर के लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और वही इस पोस्टर पर सपा के प्रवक्ता सुनील सिंह साजुन ने बयान दिया है, आपको सुनवा देते हैं। हम समाजवादी लोग हैं और हम तो सनातन धर्म के बड़े जानकारों से जानना चाहते हैं कि जब सनातन धर्म में 4 वर्ग हैं, एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, एक वैश्य हैं, बाकी सब शूद्र हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्षत्रिय हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण समाज से वो गर्व कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो वैश्य समाज से वो भी कहते हैं गर्व से कि हम वैश्य हैं। तो जो बची 6,743 जातियां हैं जो सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र हैं, तो वो सब मिल करके कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं और इसमें क्या बुराई है। हम भी कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। आगे बढ़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे गर्व से कहो हम शूद्र है के पोस्टर पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया और इस दौरान सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ खास बातचीत की, आपको सुनवा देते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के बाहर आज एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? समाजवादी पार्टी को एक बैनर और लगाना चाहिए कि सपा के लोगों गर्व से कहो कि प्रमोशन में आरक्षण हम लोगों ने खत्म किया है। दूसरा लाइन उसी पे लिखना है इनको, 27% जो पिछड़ों को आरक्षण है, अति पिछड़ों का हिस्सा हम लोगों ने लूटा है, गर्व से कहो समाजवादियों। इस तरह का बैनर एक और टंगना चाहिए। राजभर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो अब रामचरितमानस को लेकर बयान कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर अभी भी कायम है। महिलाओं के बारे में जो चौपाई है उनमें बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है, आप कैसे देखते हैं, क्या ये राजनीति है? 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री थे, तब महिलाओं का अपमान, पिछड़ों का अपमान, दलितों का अपमान नहीं दिखाई दिया। सत्ता जाते देख बहुजन समाज पार्टी की रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। वहां उसी रामचरितमानस पर उन्होंने माला फूल चढ़ाई, अगरबत्ती दिखाई, धूप दशांग किया, बेटी सांसद, ये मंत्री बने 5 साल। 5 साल राम राम जपना, अति पिछड़ों का माल लूटना, यही करते रहे। सत्ता समझ में आया कि अब फिर जाने वाली है, तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं, फिर सत्ता पाने के लिए ये सपा में चले गए। ओम प्रकाश राजभर को क्या लगता है, क्या ये 2024 के लिए एक मुद्दा है, क्या ये राजनीति है, क्या ये नई राजनीति है? विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। ये सत्ता से बेदखल हुए लोग पागल हो गए हैं, सत्ता पाने के लिए ये बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं कुछ है नहीं। और जनता सब जानती है कि बीजेपी को दिखाओ, डर पैदा कराओ, बीजेपी को दिखाओ मुसलमानों का वोट लो, बीजेपी को दिखाओ अति पिछड़ों का वोट लो। एक आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो मुद्दा है वो एक राजनीति है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी सुभाषपा अपनी 24 को लेकर तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। कैमरा पर्सन निखिल के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। आगे बढ़ रहे हैं, सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर कोई बड़ा काम नहीं किया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव से ज्यादा महत्व हमारे जिला सचिव का होता है। आप जो पूछना चाहते हैं उसका एक ही उत्तर दे रहा हूं, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी की मति को भगवान ने एक तरह से उनको, जब जिसका होता कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनकी बुद्धि को मतलब जब खराब समय आता है, सपा
समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, तब इस प्रकार के विषयों को वह हवा देने का काम कर रहे हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाया गया है, मैं इतना ही कहूंगा कि उनको महासचिव बना करके कोई बड़ा स्थान नहीं दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा जिला महामंत्री जो कर सकता है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव उससे चौथाई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, देश की प्रदेश की सेवा करने वाली पार्टी। आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया का आह्वान किया कि सब योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से आज मोटे अनाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है, उसके माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी, हमारे प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री हमारे सुरेश खन्ना जी, राकेश सचान जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर जी और उनकी पूरी टीम आज मोटे अनाज को लेकर के जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, उससे एक ही संदेश है कि अगर हम इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करेंगे जो मोटे अनाज से बनाया हुआ है, तो शरीर के अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। और आने वाले समय में जैसे ऑर्गेनिक खेती की जा रही थी, वैसे प्राकृतिक खेती की ओर भी लोग बढ़े हैं। पहले यह मोटा अनाज गरीब लोग खाते थे। हम गरीब परिवार से आते हैं, जो आज मोटा अनाज हम लोगों को कहीं बड़े कार्यक्रमों में, बड़े होटलों में कभी मिल जाता है, तो हमको देख करके अंदर से हमको प्रसन्नता। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जौनपुर में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान से वो बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और वहीं उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। हमेशा आप लोग सब लोग जानते हैं कि संगठन में रहा जी, और संगठन में रह कर के मैंने पार्टी को मजबूत किया है। अब फिर जिम्मेदारी मिली है, फिर समाजवादी पार्टी को। और रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका गया, दारुल सफा के बाहर पुतला फूका गया। राष्ट्रवादी युवा अधिकारी मंच ने पुतला फूका, धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप भी लगाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दारुल सफा के बाहर पुतला फूका गया, और इसी के साथ साथ राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने पुतला फूका है, और ये दिखाता है कि लोगों में कितना गुस्सा है। अगर उनके आराध्य के प्रति कुछ बोला गया हो या फिर उनकी किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में कुछ भी बोला गया हो, तो ये सीधे तौर पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला था, और इसलिए ये गुस्सा दिखाई दे रहा है सड़कों पर। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका गया और अपना गुस्सा यहां पर दिखाया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। अब लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री योगी ने प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की है। 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात हुई है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल, और दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप और लक्षद्वीप के प्रशासक भी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया है और चिन्ह स्वरूप भी कुछ भेंट किया है। तस्वीर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की है। 5 कालिदास मार्ग पर यह मुलाकात संभव हो पाई है और शिष्टाचार भेंट मानी जा रही है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर प्रदेश के बीच कैसा संबंध है, व्यापारिक दृष्टि से या फिर अन्य दृष्टि से, उन सभी विषयों को लेकर के चर्चा हुई होगी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की है, जिसकी वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि मोटे अनाज की खेती के लिए जिस प्रकार पीएम मोदी और सीएम योगी की ओर से प्रेरित किया जा रहा है, वो आने वाले समय में किसानों के हित में होगा। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने, आपको दिखाते हैं।
आज को लेकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कहीं ना कहीं उससे उत्साह करने के लिए आगे बढ़े हैं, आज एक कदम प्रदेश की तरफ बढ़ा के हमारे साथ बात करें खुद दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। दिनेश जी, आज मोटे अनाज को लेकर जिससे प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी लगातार प्रयासरत हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ा अभियान है जिसमें दवा की आवश्यकता नहीं है, जिसमें केमिकल की जरूरत नहीं है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भारी मात्रा में पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि तमाम प्रकार के रोग हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आंखों में क्वारंटाइन की जरूरत है, या डायबिटीज का प्रभाव है, उस पर भी रोकने का काम ये बाजरा है, ये रागी है, ये कोदो है, जौ है, ज्वार है। तो इसका 60 के दशक के पहले बहुत प्रचलन था और भारत के लोग तो इसका उपयोग करते थे, दवा नाम मात्र को थी। आज दवा का प्रभाव ज़्यादा है, केमिकल का प्रभाव ज़्यादा है और इस प्रकार के जो हमारे नेचुरल अनाज हुआ करते तो उनका प्रयोग कम है। प्रधानमंत्री ने इसको बढ़ावा देने का आह्वान किया है और मैं समझता हूँ कि आज बड़ा अनुपम दृश्य है कि जगह जगह मोटे अनाज का प्रयोग बढ़ रहा है। जी, एक आजकल मुद्दा बहुत चल रहा है रामचरितमानस को लेके, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके। आज एक समाजवादी पार्टी के सामने एक पोस्टर लगाया गया है कि हम शूद्र हैं और गर्व से कहो शूद्र हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं देख रहे हैं, इसको लेकर पॉलिटिक्स ये जो जाति का उन्माद फैलाना चाहते हैं जो लोग, वो झूठा सपना देख रहे हैं। क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, कौन थे वो? या वेद पुराण किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा, मछुआरे थे। तो ये वेद का, पुराण का, रामायण का, इनका विरोध करने वाले तो कायदे से ये शूद्र विरोधी हुए, अनुसूचित विरोधी हुए, ये पिछड़ा विरोधी हुए। केवट को, निषाद को, भील को, रीछ को, बानर को, भालू को किसने एकत्रित किया? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया। और उनके इस का वर्णन करने वाली रामचरितमानस को अगर कोई जलाएगा तो निश्चित रूप में वो पिछड़ा विरोधी होगा, वो अनुसूचित विरोधी होगा, वो जन विरोधी होगा, वो सनातन विरोधी होगा। ये दिनेश शर्मा जी बताया था कि जिस तरीके से जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो शूद्र विरोधी हैं, जो अनुसूचित जाति विरोधी हैं, वो सभी समाज के लोगों के विरोधी हैं। ऐसे लोग के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देकर इसकी शुरुआत की गई है। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। ये एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। मेरी सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान हैं। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार से अनुसूचित जनजाति, जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया जा रहा है। ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब जब मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही हैं, तब ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पा रहे हैं। आदिवासी गौरव के लिए मेरी सरकार ने अभूतपूर्व फैसले किए हैं। नॉर्थ ईस्ट और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास की एक नई गति का अनुभव कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति ने जो आज संदेश दिया है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बताते हैं। 2023 के बजट के संकेत माह मुहिम का ये पहला अभिभाषण रहा और कहा गया कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। नए युग के निर्माण का अवसर है। सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। भारत दुनिया की समस्या को सुलझा रहा है। अमृत काल का ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल भारत से दुनिया प्रेरित हो रही है। आज ईमानदारी के साथ काम करने वाली सरकार है। देश आज दूरगामी फैसलों के लिए जाना जा रहा है। आधुनिक ढांचों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। भारत दुनिया की समस्या को सुलझा रहा है। अमृत काल का ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल भारत से दुनिया प्रेरित हो रही है। आज ईमानदारी के साथ काम करने वाली सरकार है। देश आज दूरगामी फैसलों के लिए जाना जा रहा है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन। देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल रही है। भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गया है और राष्ट्र निर्माण में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना की पूरा की जा सकती है। आप मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्रों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी है। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। आप इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2 लाख करोड़ रुपया से अधिक की मदद दी गई। इसी तरह छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की कवरेज बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा। किसानों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना से लेकर फसलों के एमएसपी में वृद्धि करते हुए मेरी सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है। ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब जो मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही है तो ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पाए। अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम, अमृत जलधारा और युवा उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। माननीय और संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ ही सत्र भी प्रारंभ हो गया। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अगले साल यानी 2024 तक कार्यकाल बढ़ा दिया है। मतलब साफ है कि बीजेपी अगला लोकसभा चुनाव जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही लड़ेगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। बजट सत्र से पहले जेपी नड्डा से मुलाकात की गई, उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर के शुभकामनाएं दी गई और जिस प्रकार से जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है, बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है कि 2024 का चुनाव जेपी नड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जेपी नड्डा अहम भूमिका में होंगे, वही रणनीति बनाएंगे और सभी को साथ लेकर के चलेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा है कि आज संसद में बजट सत्र शुरू होने के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास के विजन का रोड मैप है। यह अभिभाषण ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और उपलब्धियों से भरा हुआ है। तो ये ट्वीट किया गया है। ट्वीट आपको दिखा रहे एक बार फिर से। आज संसद में बजट सत्र शुरू होने के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास के विजन का रोड मैप है। यह अभिभाषण ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और उपलब्धियों से भरा हुआ है। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।